हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार, एंकर पर्सन और डायरेक्टर हैं न्यूज़ 1 के हाफिज तारिक महमूद ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे जानना चाहते हैं एक अफसोसनाक वाकया न्यूजीलैंड में पेश आया है और मस्जिद में फायरिंग का वाकया हुआ है और 49 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं। क्या कहते हैं सर? देखिए, पूरी दुनिया की जानिब से उसकी मजम्मत हो रही है और आज जिस किस्म की इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दी है, अगेन फिर वही कि उसको ज़हनी मरीज करार दे दिया। अगर यही काम किसी मुसलमान ने किया होता तो वो दहशतगर्द होता जी। और अगर मुसलमान नहीं है तो वो फिर ज़हनी मरीज है। बिल्कुल इमरान खान साहब ने आज दुरुस्त बात कही है कि जो 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया का एक कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी दुनिया में एक नैरेटिव फैला जी, और वो परवान चढ़ा, तो उसका ये रद्द-ए-अमल है और उस रद्द-ए-अमल के नतीजे के अंदर इसी किस्म के लोग जो है वो, और ये कोई पहला वाकया नहीं है। आप देखते हैं कि कहीं पे हिजाब वाली खवातीन को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, कहीं पे मुसलमानों के खिलाफ कोई और मुगल्लिज़ात की जा रही होती हैं। मुख्तलिफ वाकयात हैं और किसी एक जगह तक महदूद नहीं है। वो भारत में भी हो रहे हैं, वो यूरोप के अंदर भी हो रहे हैं, वो अमेरिका में भी हो रहे हैं और आज न्यूजीलैंड जैसा जो एक पीसफुल मुल्क था जहाँ तसव्वुर नहीं किया जा सकता था इस तरह की चीज का होना, और फिर जिस दीदा दलेरी के साथ उस मारने वाले दहशतगर्द ने उसकी वीडियो बनाई, उसको लाइव किया। मैं तो मतलब सर यही मैं पूछने वाला था, अगर वो जहनी मरीज हैं, अगर उनको जहनी मरीज डिक्लेयर किया जा रहा है तो इतनी तैयारी, वीडियो स्ट्रीमिंग, क्या कोई जहनी मरीज इस तरह से कर सकता है? ठीक है ना, मतलब ये वही बात मैं कहूँ ना कि अगर यही काम किसी मुसलमान ने किया होता तो अभी तक दुनिया जो है वो चीख के पता नहीं क्या क्या कुछ कर रही होती। वो फुटेजेस जो है ना वो आप सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप देखें कि वो लोग अपलोड करते हैं और फौरी तौर पर हट जाती हैं। आप ये देखें कि उसका नैरेटिव भी चेंज करने की कोशिश है कि जी ये जो है इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी और ये चीजें थी। तो बस सिवाय इसके कि इसका तरफ अफसोसनाक वाकया है। लेकिन सर मुस्लिम ममालिक जो है उनकी तादाद, सॉरी फॉर कटिंग, मुस्लिम ममालिक जो है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, OIC का एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। क्या आइडियल सिचुएशन हो सकती है? मुसलमान ममालिक को क्या रुख इख्तियार करना चाहिए इस वाक़े के बाद? मुसलमान ममालिक ने अपना खुद का कोई हाल छोड़ा ही नहीं है। OIC जो है ना बस वो I will see के लिए रह गई है। आपको पता है कि जिसका कोई काम है नहीं, सिर्फ करारदादे ले आए, आपस में एक पेज पे है नहीं, पूरे मुस्लिम ममालिक की GDP को इकट्ठा कर लें और किसी एक तरक्की याफ्ता ममालिक की जो है वो GDP पे ले जाएं तो पता चल जाएगा क्या पोजीशन है। तो मुस्लिम ममालिक अगर किसी एक पेज पे होते, उनमें यूनिटी होती, कोई उनकी इकोनॉमी मजबूत होती, तो किसी एक डायरेक्शन में होते तो ये नौबत ही नहीं देखने को मिलती। मुस्लिम ममालिक तो खुद जो है वो जहाँ उनको किसी को मौका मिलता है वो आपको पता है कि किस तरीके से सूरत हाल बदल जाती है। अफगानिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान के हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या है, किसी और का इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो मुस्लिम उम्मा डिवाइड है। तो मुस्लिम ममालिक का तो कोई हाल भी नहीं है, ना मुझे OIC से कोई उम्मीद है कि OIC कोई रोल। एग्जैक्टली सर, मुशाहिदा यही है। लेकिन सर न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो स्टेक पर लग गई है इस वाक़े के बाद। उनकी एक अकलियत जो वहां पर पुरअमन अकलियत थी उनको निशाना बनाया गया है और I5 कंट्रीज का हिस्सा है न्यूजीलैंड। तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए क्या सिर्फ ये काफी है कि वो कहते कि वो जहनी मरीज था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। मेरा ख्याल है कि वहाँ स्टेप उठाए जाएंगे जिस तरह उधर के प्राइम मिनिस्टर ने आए और आके कहा कि ये जो है वो स्याह तरीन दिन है। मैं समझता हूँ कि ये जो एक बात है कि दहशतगर्द का ताल्लुक जो है वो किसी भी मजहब से नहीं है, दहशतगर्द का ताल्लुक किसी मुल्क से नहीं है, किसी एक खित्ते तक महदूद नहीं है। इसी नैरेटिव को जो है वो पूरी दुनिया को तस्लीम करना पड़ेगा और इसी के ऊपर बात करनी पड़ेगी। इन्हीं के जो भी कॉजेज हैं उसको खत्म करने के लिए सबको मुश्तरका तौर पर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर इस मामले के अंदर भी जो है वो काले गोरे की तमीज होगी, इस मामले के अंदर भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तमीज होगी, तो दुनिया कभी भी जो है वो दहशतगर्दी का ये जो लानत है उससे छुटकारा नहीं पा सकती। ये हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा कि दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तानी की सूरत में भी हो सकता है और अमेरिकी की सूरत में भी हो सकता है और बरतानवी की सूरत में भी हो सकता है। उसका कोई दीन ईमान नहीं है, ना कोई मजहब है। वो इंसानियत के कातिल है और इंसानियत के कातिलों को निस्तो नाबूद करने के लिए पूरी जो आलमी बिरादरी है उसको एक पेज पे होना पड़ेगा, वरना ये मसला हल नहीं होगा। सर इस मौजू पर मेरा आपसे आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की मुलाकात और जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये चैप्टर चल रही है उस पर बात करेंगे। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये वाकया और इसकी टाइमिंग, दुनिया में मुख्तलिफ वो इत्तेहाद बन रहे हैं और क्या ये भी किसी ग्रेट गेम का हिस्सा हो सकता है? अगर है तो
कोई किसको फायदा होगा इसका, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखें या ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन के तनाजुर में देखें तो? मैं समझता हूँ, देखें कि जितने भी दहशतगर्द ग्रुप बने हैं ना, दो ही चीजें हैं, या तो एक छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं, वो अपने तौर पे कार्रवाइयां करते हैं जी, या फिर उनके पीछे जो है ना वो एक पूरा मुनज़्ज़म नेटवर्क होता है। मिसाल के तौर पर जो भी नाम दे दें आप, अलकायदा का दे दें, दाइश का दे दें, कोई भी बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी तहकीकात के नतीजे में अगर इस किस्म का कोई नेटवर्क है तो फिर तो इसका मतलब है कि ये पहला और आखिरी वाकया नहीं है, और ये न्यूजीलैंड पहला और आखिरी मुल्क भी नहीं है। दुनिया के दीगर ममालिक में भी इस किस्म के वाकयात हो सकते हैं अगर तो ये कोई ऑर्गेनाइज चीज है। और अगर ये ऑर्गेनाइज चीज नहीं है और ये किसी भी एक छोटे से ग्रुप या एक इंडिविजुअल का वाकया किसी भी रद्द अमल के तौर पर ये इस्लाम की नफरत की सूरत में है, तो मैं समझता हूँ कि प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो कंट्रीज में जरूर बढ़ेंगे, लेकिन इसकी टाइमिंग को किसी ग्लोबल फ्रेम में या किसी और आलमी मंसूबाबंदी में उस वक्त तक नहीं देखा जा सकता जब तक इसके पीछे कोई सबूत न मिल जाए।